हेलो फ्रेंड, आप लोगों के बीच में मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं और बीपीएससी 2001 में पूछे गए प्रश्नों का सेट लेकर के जो साइंस विषय से रिलेटेड है। विज्ञान विषय से लगभग उस समय 50 क्वेश्चन पूछा गया था, जिस क्वेश्चन को लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को परमानंद कुमार अंधरा ठाड़ी या स्टडी पॉइंट अंधरा ठाड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों और अच्छा करने के लिए आप कमेंट्स कीजिए। आप लोगों का कमेंट्स भी आ रहा है, कमेंट्स करके बताइए मुझे और शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो उस समय 67 क्वेश्चन नंबर था और विज्ञान का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को देखिए, मैं स्क्रीन को ऐसा कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन दिखाई दे आपको। क्वेश्चन है, एक लड़का अपने पिता से विरासत में डैश डैश गुणसूत्र प्राप्त करता है। तो ये क्रोमोजोम की बात है दोस्तों। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और आप बायोलॉजी में जब आप अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि पिता और माँ दोनों में क्रोमोजोम होता है और पुरुष में 23 जोड़ा और महिला में भी 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोजोम होता है। लेकिन एक क्रोमोजोम जो होता है 23वां क्रोमोजोम, जो अलग अलग होता है। महिला में तो एक्स क्रोमोजोम होता है परंतु पुरुष में वाई क्रोमोजोम हो जाता है और इसी के कारण से पुरुष के वाई क्रोमोजोम के कारण से जो बच्चा जन्म लेता है वो लड़की होती है या लड़का होता है, इसी पर डिपेंड करता है दोस्तों। क्योंकि पिता के पास, माता के पास हमेशा एक्स क्रोमोजोम होता है और पिता के पास वाई क्रोमोजोम एक होता है। वाई क्रोमोजोम आ जाने के बाद ही आपका जो है अंतर होता है। तो एक लड़का अपने पिता से विरासत में 22 प्लस वाई क्रोमोजोम प्राप्त करता है, क्योंकि माँ के पास एक्स ही क्रोमोजोम होता है और जब एक्स एक्स मिलता है तो स्त्री का निर्माण होता है, लड़की का निर्माण होता है, गर्ल बेबी का जन्म होता है। और जब एक्स वाई क्रोमोजोम का मिलन होता है तो बॉय बेबी का जन्म होता है। पहले के ज़माने में आप सुनते होंगे कि महिलाओं को प्रताड़ना दी जाती थी कि आप में इतनी शक्ति नहीं है, आप गलत हो, कुलैठनी हो, कुलक्षणी हो, आप जो है बच्ची को जन्म दे रही हो, बच्चा आपसे नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है, बेटी सिर्फ जन्म दे रही हो। इसके लिए लोग स्त्रियों को दोष दिया करता था मित्रों। परंतु अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है और विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे हम तो पता चलता है कि नहीं, सरासर ये पुरुषों का दोष था। हम पुरुष समाज ही इसके लिए दोषी थे, स्त्रियां कहीं से भी दोषी नहीं हैं। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो एक लड़का अपने पिता से विरासत में जो गुणसूत्र पाता है वो दोस्तों 22 प्लस वाई क्रोमोजोम है। ठीक है, अब चलते हैं 68 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायक कृमि है? तो आप जानते हैं किसान के लिए जो केंचुआ होता है ये ज़्यादा लाभदायक कृमि होता है दोस्तों। अब चलते हैं, ऑप्शन को आप पढ़ते रहिएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि स्वामी ग्रंथि कहलाती है? स्वामी ग्रंथि का मतलब होता है मास्टर ग्लैंड दोस्तों। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये मास्टर ग्लैंड है। सभी ग्लैंडों को ये नियंत्रण रखता है, कंट्रोल में रखता है दोस्तों। आप इसे महादेव की थर्ड आई भी समझ सकते हैं, क्योंकि किसी ने महादेव को इस रूप में नहीं देखा है, तीसरी आंख से कामदेव को भस्म किए वो। आप निश्चित तौर पर वो तीसरी आंख उनका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सभी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं और आपके पास भी वो तीसरी आंख दी गई है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के रूप में, जिसको स्वामी ग्लैंड कहते हैं दोस्तों। एक शोध में ऐसा भी कहा गया है कि आप कॉन्शस माइंड और अनकॉन्शस माइंड दोनों माइंड के बारे में बताया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास इतना पावर है, सुप्रीम पावर है कि आपके बॉडी में यदि कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी रिपेयरिंग पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से किया जा सकता है, सिर्फ आपका सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट बहुत सारे पेशेंट पर किया जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब 70 जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसको देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये तो इस ईजी है, मोर।
एक अणु, ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, देखिए दोस्तों, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों द्रव्यमान को ए से दिखाते हैं और ए बराबर पी प्लस एन होता है। मैं ऐसे बता दूं, ए बराबर पी प्लस एन होता है। पी हुआ प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या, तो आप देखिए प्रोटॉन संख्या 9 है और न्यूट्रॉन संख्या 10 है, तो 10 9 19 होता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 71 में। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? तो 746 वाट। ये 7वां 8वां में पढ़ा जाता है दोस्तों। 73 बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो ये तो और आसान है, थॉमस अल्वा एडिसन। उस समय के क्वेश्चन बहुत आसान आज के लिए देखने में लग रहा है। निम्नलिखित में से किसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया? तो दोस्तों न्यूटन, मैंडल, डार्विन, रदरफोर्ड, ये सब केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है, लेकिन न्यूटन फिजिक्स से है और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी फिजिक्स से आपका है दोस्तों। इसमें कहीं भी मिस करने वाली बात नहीं है। यदि आपको यहाँ पर न्यूटन और आइंस्टीन दे दिया रहता तो आप शायद कंफ्यूज कर जाते, लेकिन सिर्फ न्यूटन है, इसलिए कहीं भी कंफ्यूजन करने का इसमें चांसेस नहीं है। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की? तो दोस्तों ये अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स में चला गया, थॉमस अल्वा एडिसन फिजिक्स है, हेनरी बेकरल साहब जो हैं, यही आपका सी नंबर हेनरी बेकरल साहब ने किया। हेनरी बेकरल, सी ऑप्शन सही है। आपको दिखाई कम दे रहा होगा इसमें, हेनरी बेकरल आप सुनिए और 75 का आंसर टिक लगाइए। हेनरी बेकरल, इन्होंने ही रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 77। अब देखते हैं, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक। तो समस्थानिक के बारे में पहले समझ लीजिए दोस्तों, आइसोटोप इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और एक तत्व के यदि परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो हम समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो आप जब तत्व का परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्यमान संख्या जैसे ही भिन्न भिन्न होगा तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या की भिन्नता हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चूँकि परमाणु संख्या समान होगा। तो ए बराबर हमने अभी पढ़ा पी प्लस एन। अगर प्रोटॉन सबका एक्स मैंने सेम है तो न्यूट्रॉन अलग होगा, चूँकि मास जो है उसका सेम होगा। ठीक है, सॉरी मास डिफरेंट होगा। तो अब आप ए, इसका 77 का ए हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। 78 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो परंपरागत स्रोत है दोस्तों ये पेट्रोलियम हो जाएगा। पवन चक्की, सूर्य, समुद्री तरंग नहीं होगा, पेट्रोलियम हो जाएगा दोस्तों। प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? तो ये सोवियत संघ ने भेजा था दोस्तों। रूस जो आज यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, सोवियत संघ बहुत बड़ा विशाल देश था जो आज अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। बेलारूस ये सोवियत संघ का ये सब पार्ट था, यूक्रेन सब। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो भारतीय महिला कल्पना चावला है दोस्तों। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। प्रथम उपग्रह भारत के द्वारा जो छोड़ा गया था दोस्तों वो उपग्रह आपका आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने जीरो का खोज दिया था और इसी पर एक गीत बना था पूरा पश्चिम सिनेमा का, जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को सभ्यता आई, जीरो दिया मेरे भारत ने। यानी पूरी दुनिया में जो सूचना क्रांति अभी आ रहा है दोस्तों, सूचना क्रांति का युग आ गया या इतने आविष्कार हुए, नए नए खोज हुए, वो सिर्फ ड्यू टू आर्यभट्ट। यदि शून्य का आविष्कार उन्होंने नहीं किया होता, जीरो की खोज नहीं की होती, जीरो नहीं दिया होता दुनिया को, तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारा देश दुनिया ग्लोबलाइज हो गया है वो नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की गति निम्न में से सर्वाधिक किस में होती है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस में होती है। ध्वनि का जो गति होती है साउंड की वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है दोस्तों, सॉलिड में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? 83 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व से। तो एक तत्व से रेत तो हो गया आपका मिश्रण बालू है, जल भी कंपाउंड होगा। शीशा जो है इसमें पी भी होता है, लेकिन शीशा में और भी कण होते हैं, लेकिन हीरा जो है दोस्तों ये कार्बन से बना होता है। तो इसलिए एक तत्व से निर्मित होने वाला आप इसमें डी ऑप्शन लिख सकते हैं, हीरा।
84 निम्नलिखित में से कौन सबसे लचकदार होता है? तो रबर जो है लचकदार होता है दोस्तों। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न में से आयु निर्धारण के लिए किसके लिए किया आता है? तो हम लोग पढ़ते हैं जीवाश्म के लिए किया जाता है दोस्तों। ये कई करोड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल का जीवाश्म होता है, जिसका अध्ययन करने के लिए रेडियो कार्बन 40 पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न तिथि को मनाया जाता है। तो आप अभी 28 फरवरी को ये तिथि 28 फरवरी को ये मनाया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था एक, आप उसे देख सकते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इससे क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में। परिशुद्ध शून्य निम्न के समान ताप होता है? तो ये -273.15 डिग्री सी आप लिखेंगे और इसको याद कर लेंगे दोस्तों। परिशुद्ध शून्य निम्न के समान ताप होता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है प्रचुर गैस 78%। ये लगभग आपका वातावरण में सबसे अधिक गैस ये अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 89। बिजली के बल्ब का तंतु निम्न धातु का बना होता है? ये तो अभी हम लोग 6-7 में पढ़ाते हैं बच्चे को और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। टंगस्टन है दोस्तों। जंग रोधी इस्पात का निर्माण निम्न धातु में लोहा मिला किया जाता है? किस धातु में लोहा को मिला करके जंग रोधी इस्पात का निर्माण किया जाता है? तो निकेल में दोस्तों। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? ये कास्टिक सोडा है दोस्तों हाइड्रोक्साइड है। ये हाइड्रोक्साइड समूह का एक तत्व इसमें दिया गया, इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH, NaOH, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र NaOH हो गया। दिन के समय वृक्ष निम्नलिखित गैस का शोषण करती है? तो दिन के समय वृक्ष जो है, सिंपल सा बात है, हम लोग वृक्ष के नीचे में आराम करते हैं वो ऑक्सीजन के कारण से ही, यानी कि ऑक्सीजन गैस वो दिन के समय में वो देता है और रात के समय में कोई कोई वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड भी देना शुरू कर देता है। निम्न में से कौन प्रकृति में नहीं मिलता है? दोस्त सूत, ऊन और रेशम ये प्रकृति में अवेलेबल है, लेकिन नायलॉन जो है सिंथेटिक है, इसको बनाया जाता है कृत्रिम तरीकों से, इसलिए ये प्रकृति में नहीं मिलता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रज्वलनशील है? तो इसमें आपका सूत, ऊन, रेशम, नायलॉन ही होगा। रेशम नहीं होगा, ऊन नहीं होगा, सूत नहीं होगा। नायलॉन जो है जो आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसिस करके बनाया जाता है, यही नायलॉन जो है ज़्यादा प्रज्वलनशील होता है। इसलिए कहा जाता है कि नायलॉन के कपड़े पहन करके माता बहन को LPG गैस के पास या चूल्हे के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का आग का लपक उसमें ज़्यादा होता है ज्वलनशील होने के कारण से। निम्न में से कौन प्रोटीन का समृद्धता स्रोत है, समृद्धतम स्रोत है दोस्तों? तो मैंने इस पर कभी कभी बहस भी कर दिया है मांसाहारी लोगों से कि मांसाहारी लोग मांस और मछली खाने पर ज़्यादा प्रेस देते हैं, अंडा खाने पर, कि प्रोटीन उसमें ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि सोयाबीन में जितना प्रोटीन है उतना प्रोटीन आपका मीट मांस में भी नहीं है, यानी सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। ये समृद्धतम स्रोत है। अब क्वेश्चन 96 को देखिए, सभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त, उसी क्वेश्चन को मैं उसी का हूबहू दिखा रहा हूँ आपको। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो तापमापी में पारा प्रयोग करता है दोस्तों, सस्ता है नहीं, भरने में सरल है नहीं, गर्म होने पर अधिक फैलता है ये भी नहीं, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य मूल रूप से निम्न से बना है? कार्बन से बना ही नहीं है, भारी तत्व हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, ड्यूटेरियम को, और हाइड्रोकार्बन से भी नहीं बना है। ये हाइड्रोजन से बना है संलयन की अभिक्रिया से दोस्तों। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यह दोनों मिल करके हीलियम का निर्माण करता है और फिर ये संलयन अभिक्रिया होता है, जिसके कारण से बहुत सारा हाइड्रोजन मिल करके बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, जिसके कारण से सूर्य में इतना ताप है और सूर्य इसी से मूल रूप से बना हुआ है। ऐसा वैज्ञानिकों का, बाद के वैज्ञानिकों का ये मानना है और बाद के वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है। अभी तक किसी वैज्ञानिक ने इस बात को गलत साबित नहीं कर पाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी किसकी व्याख्या करता है? धरती का उद्भव का नहीं, समुद्र का उद्भव नहीं, तारामंडल का नहीं, ब्रह्मांड का उद्भव का ये बिग बैंग थ्योरी व्याख्या करता है दोस्तों, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सूर्य के वर्ण क्रम में नहीं होता? तो दोस्तों लाल, हरा, पीला ये सब तो रंग होता ही है, विभज्योर आप जानते हैं, लेकिन अवरक्त आपने नहीं पढ़ा है, तो अवरक्त जो है ये आपका ऑप्शन सही होगा, अवरक्त।
कौन सी गैस पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाती है? दोस्तों ये तो बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये CO2 गैस के कारण से होता है। लेकिन ओजोन जो है O3, यही O3 जो है ऑक्सीजन में नवजात ऑक्सीजन का जब कंपाउंड से रिएक्शन होता है तो ये O3 ओजोन बनाता है दोस्तों। और यही ओजोन एक ऐसा जालनुमा संरचना है, आप ऐसे देख लीजिए जैसे मच्छरदानी होता है। ओह सॉरी सेट, एक मिनट दोस्त, सॉरी फॉर, आप देख लीजिए ये जालनुमा संरचना ऐसा जैसे मच्छरदानी होती है ना दोस्त, इसी तरह से जालनुमा संरचना ओजोन का वहाँ वायुमंडल में तैयार हो जाता है। और यही जालनुमा संरचना से क्या होता है, जब आपका ये जालनुमा संरचना तैयार हो जाता है O3 का, हाँ O3 का, ओजोन का, और जब इस पर अल्ट्रा पराबैंगनी किरण पड़ती है तो क्या करता है, सूरज की तरफ ही उसको रिटर्न कर देता है। और फिल्टर्ड सूरज का ताप क्रम धरती पर पहुंचता है, जिसके कारण से कैंसर की बीमारी नहीं फैलती है। यदि इसमें कहीं भी छिद्र हो जाएगा तो यही छिद्र से अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पर पहुँचेगी और कैंसर की भयानक बीमारी शुरू हो जाएगी, जिसका इलाज असंभव है। पूरी दुनिया उससे नष्ट हो सकती है दोस्तों। इसलिए पूरा दुनिया का ध्यान ओजोन लेयर पे पड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से आपका ये जो 40-50 क्वेश्चन का सेट था दोस्तों, मैंने कंप्लीट करा दिया। थैंक यू। थोड़ा सा इसमें इधर उधर दिक्कत भी हुआ होगा तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्त। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। मैं आप सबों के लिए परिश्रम कर रहा हूँ। हो सकता है मैं इसमें क्वालिफाइड ना कर पाऊँ, हो सकता है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊँ, लेकिन आप लोगों को बेस्ट करने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त जो भी हों इससे लाभान्वित हो बिना किसी ईर्ष्या प्रवृत्ति के। थैंक यू दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि भी शुभ हो। बाय।